होगा। अभी कहना मुश्किल है। तो आप लोग तुलसी गिलोय पर काम क्यों नहीं करते? मेडिकल साइंस क्यों नहीं काम करते? कोरोना का दहशत चारों तरफ फैला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अजय और स्वागत है आप सभी का 18 की पंचायत में। आज मैं ये समझने चला हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि साल दर साल कोई न कोई बीमारी आती है और हम सबको परेशान कर जाती है। चाहे वो किसी साल डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, इस बार कोरोना हो और न जाने ऐसी कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं हर साल। बीमारियां बढ़ गई हैं या फिर हम कमजोर हो गए हैं या कोई गलती हो रही है हमसे जिसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। हवा, पानी, खाना पीना, जीने का तौर तरीका, लाइफस्टाइल, क्या सारी चीजें हमारी खराब हो चुकी हैं इसलिए ये बीमारियां पैदा हो रही हैं? या फिर बीमारियां तो पहले भी थी, अब हम बीमारियों से नहीं लड़ पा रहे हैं? इन्हीं बातों को समझने के लिए और साथ ही कोरोना अगर है तो कैसे उससे बचें, क्या उसका कोई इलाज भी है या अगर बचाव है एक इलाज तो बचाव कैसे करें, इन्हीं बातों को समझेंगे आज। मेरे साथ हर तरह के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। आइए मैं मिलवाता हूँ एक एक करके। डॉक्टर मुजाइना खातून यूनानी डॉक्टर है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधीर तोमर, होम्योपैथिक जाने माने चिकित्सक, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनूप धीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एलोपैथी के नामी डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और मेरे साथ आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए मैं आप तक पहुंच गया हूं तो आप ही से शुरू करता हूं। क्या हम इतने ज्यादा बीमार होने लगे हैं? हर साल कोई बीमारी हमें परेशान डस लेती है सांप की तरह, इस बार कोरोना डस रही है पूरी दुनिया में। हम कमजोर हो गए हैं, बीमारियां ताकतवर हो गई हैं? नहीं, देखिए बीमारियां तो अलग अलग आती ही है और आती रहेगी और नई नई बीमारियां आती रहेंगी। और ये बात सच है कि आज के डेट में हम लोग का जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, खान पान है, उससे जो है कि हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जी वो कम हो गई है। अब बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जा रही है। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है डॉक्टर अनूप धीर साहब कि क्या हम कमजोर होते जा रहे हैं, बीमारियों से हारते जा रहे हैं या बीमारियां ताकतवर बनती जा रही हैं? बीमारियां नई से नई बीमारियां आती रहती हैं, जैसे वायरस और बैक्टीरिया ये अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं। स्पेशली वायरस की नई बीमारियां पिछले 20-30 सालों में काफ़ी आ गई हैं, क्योंकि बैक्टीरिया पे काफ़ी हद तक काबू डाल लिया गया है एंटीबायोटिक से। अब वायरसेस नए आ रहे हैं और वायरसेस म्यूटेट कर रहे हैं, और जब म्यूटेट करते हैं तो एक नए किस्म की बीमारी जो है वो पैदा होती है। तो वायरस पहले नहीं थे, आज ही हो रहे हैं वायरस? क्या वायरसेस पहले भी थे, आजकल कुछ ज़्यादा हैं, बिकॉज बैक्टीरिया जो है उन पे काबू डाल लिया गया है एंटीबायोटिक से। काफ़ी हद तक बैक्टीरिया से जो उत्पन्न बीमारियां उन पे कंट्रोल कर लिया गया है। और वायरस पे कंट्रोल करने का एंटीवायरल ड्रग्स बन रही हैं, पर काफ़ी इनकी तादाद कम है। और नए वायरस जब म्यूटेट करते हैं तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक जो वायरस पे इफेक्टिव है उसको ढूंढने में समय लग जाता है। नहीं, तो क्या हम ऐसा तो नहीं हो रहा है? मैं आपसे आके दोबारा समझूंगा कि वायरस पहले भी थे, आज भी हैं। वायरस से पहले हम लड़ लेते थे, आज नहीं लड़ पा रहे हैं। नहीं, वायरस हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं, नए किस्म बनाते हैं। नए किस्म, थोड़ा सा उसका जेनेटिक। वायरस क्या है? बेसिकली प्रोटीन और कुछ जेनेटिक मटेरियल का कम्बिनेशन है। इसमें काफ़ी चेंजेस पॉसिबल होते हैं विद टाइम, और जब ये चेंजेस आते हैं तो एक नए किस्म से जो सिम्टम्स हैं बीमारी के वो उत्पन्न होते हैं। जी, तो पहला सवाल तो मैं यही सबसे समझ रहा हूँ सर, होम्योपैथ क्या कहता है कि क्या बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी कम हो रही है? हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं, जैसी हवा बना ली है हमने, जैसा पानी बना लिया है, जैसी जीवन शैली बना ली है। देखिए, वायरस पहले भी बहुत थे लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, और टाइम टू टाइम इम्यूनिटी के अनुसार जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है, आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा। पैथी बदलनी पड़ेगी, इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और इसकी ताकत सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में है। 84 में जब एड्स आया उसी टाइम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए था कि वायरस, सार्स, स्वाइन फ्लू, जितने भी वायरस है इनकी शुरुआत हो चुकी है। इसको सिर्फ कंट्रोल होम्योपैथिक करेगी। अभी सिर्फ होम्योपैथी में है इलाज? हाँ, सिर्फ। अभी एक बात और ये एलोपैथी के डॉक्टर मानेंगे कि नहीं, और बाकी चिकित्सा के मैं ये उनसे समझूंगा। बस मैं एक चीज जोड़ लूँगा, अभी तो वायरस जमीन के ऊपर आया है। अगर कोई वायरस दूसरे ग्रह पे डेवलप होके आया तो क्या होगा ये आप देखिएगा।
होम्योपैथिक, ये अलग से एक खतरा है। हाँ, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इसका बिल्कुल सटीक इलाज है। क्या इलाज है मैं आपसे समझूंगा ये भी, लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या कहती है कि क्या हम धीरे धीरे हम जितनी बदलाव ला रहे हैं अपने जीवन में वो हमें इन बीमारियों से लड़ने के लिए लायक नहीं छोड़ रही है? नहीं, असल में इसमें दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए लोगों को। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, जी, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है वो भी तो हम ही कर रहे हैं ना जी, और हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि ये अफवाह है, ये जो भी है हकीकत है कि ये बैट से आया, बैट से उसमें सांप में गया, सांप से फिर ये म्यूटेट हुआ। तो वायरस तो हमेशा से हैं, लेकिन ये वायरस टाइम टू टाइम अपने आप को म्यूटेट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में किसी एनिमल में जाके HIV जैसे कहते हैं बंदर से आया था, तो इस तरह से अब ये बैट और उसका, और वहाँ लोग खाते हैं इसको। तो बंदरों को तो कुछ नहीं हुआ HIV से, इंसान मरने लगे। ऐसे ही बैट को, चमगादड़ों को कुछ नहीं हो रहा है, इंसान मर रहे हैं। हाँ। ये बड़ा सवाल है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप में से कोई भी उसका जवाब दे सकता है कि क्या आपको लगता है कि जो लोग आलसी हैं उनको वायरस हो सकता है या वो बीमार हो सकते हैं? जो एक्टिव हैं, जो योगा करते हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बंदरों को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं हमेशा, तो वैसे ही क्या लोग जो योगा करते हैं। ये बड़ा सवाल इन्होंने उसी से मिलता जुलता उठा दिया। इसका जवाब कौन देगा? डॉक्टर साहब आप देंगे? क्या चीज़? इनका कहना है कि जो आलसी हैं वो ज़्यादा बीमार होंगे, ज़्यादा खतरा है कोरोना का। जो एक्टिव हैं, जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका कम खतरा है। देखिए ऐसा है, कोरोना का खतरा सबको बराबर है। जिसको भी इन्फेक्शन लग जाए उसको कोरोना वायरस इफेक्ट कर सकता है। अब आगे कोरोना वायरस का सिम्टम्स कितने आते हैं वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा। वो इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी आपकी सेहत बेहतर है, आपको कोई क्रॉनिक बीमारियां नहीं है, जैसे किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, अगर ऐसी बीमारियां नहीं है तो काफ़ी चांस है कि जो आलसी लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है क्या? एक्टिव लोगों की ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ जब नहीं, फिर ये जो कहते हैं कि अगर आप एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से हेल्प मिलती है इम्यूनिटी में, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। एक ये फैक्टर है। देखिए, एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है, तो ये बात सही है, लेकिन ये आयुर्वेद तो बहुत ज़्यादा योग और योगा पर बल देता है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करना या योगा करना, जैसा भाई साहब ने कहा कि करने से कोई बीमारी नहीं होगा, तो बहुत हद तक बीमारी पर हद पाया जाता है। लेकिन ये वायरस है, तो वायरस जो है या तो आलसी आदमी हो या बॉडी बिल्डर हो, तो वायरस है। तो इसका तो अभी जिस बॉडी बिल्डर भी बीमार होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कम होते हैं, ये तो देखते हैं। नहीं, जो ताकतवर हैं वो कम बीमार होते हैं। देखिए, ताकतवर जो होते हैं अंदर से ताकतवर होना चाहिए। कैसे अंदर से ताकतवर बने? ह्यूमन इम्यूनिटी वो मतलब पूरा अच्छा सा होना चाहिए। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इसी तरह से कोरोना से भी फाइट करने में मदद करेगा, लेकिन उसको कैसे बढ़ाएं ताकि कोरोना से बचे? देखिए, अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो आपको वायरस की इन्फेक्शन अगर होती है तो बहुत माइल्ड होगी, और उसका हो सकता है सिम्टम भी अधिक ना आए और किसी को पता भी नहीं लगे कि आपको ये इन्फेक्शन होके या आपको छू कर निकल तो ये गया। कोरोना में भी हो सकता है। कोरोना में भी ऐसा हो सकता है। 80% केसेस में काफ़ी माइल्ड इलनेस होती है कोरोना में। सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं और ICU की जरूरत पड़ सकती है। 5 से 7% में जिनमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और बाकी 15% में ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। ये जो 20% की वैरायटी है, इनको 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं ठीक होने के लिए, तो इससे काफ़ी ICUs पे बोझ डल सकता है। यही इसी बीमारी की खासियत है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलती है, और हालांकि अधिकतर लोगों में ये माइल्ड होती है, 80% में माइल्ड होती है, और इसके कोई ऐसे सिम्टम नहीं आते जो कि खतरनाक हो। क्यों ऐसा होता है? 80% में माइल्ड होती है और बाकियों में ज़्यादा हो जाती ये तो वायरस की नेचर है, है, बॉडी की इम्यूनिटी बाकी जो कोरोना वायरस कई किस्म के हैं, जो सार्स वगैरह जो पहले आए कोरोना वायरस, वो इससे 3-4 गुना अधिक विरुलेंट थे, और उसमें 10% के करीब मोर्टेलिटी थी, जबकि इसमें अभी जो चाइनीज़ डाटा है उसके मुताबिक 3.4% की मोर्टेलिटी है फिलहाल आज की घड़ी में। यानी 1 लाख लोगों को अब तक दुनिया में हो चुका, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो चुके, और उसमें से सिर्फ 33-3400 लोग ही मारे गए हैं। यानी 3.4% की सिर्फ इसमें ये है मोर्टेलिटी है, लोग मर रहे हैं। इसलिए इतना मत घबरा जाइए, ज़्यादातर लोग नहीं मर रहे हैं,
ये समझिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें मैं बताता हूँ आपको, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का सीधा सिद्धांत है कि इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ आइसोलेशन में कोरोना वायरस के मरीज है, उन लोगों को होम्योपैथिक दवाई देने की परमिशन दी जाए। मुझे उम्मीद है 99 क्या है वो? हाँ, कैसे? कई सारी दवाइयाँ यहाँ नहीं बताई जा सकती, कई सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन है जो एलोपैथ में नहीं है इलाज, दुनिया की किसी पद्धति में वायरस का कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथ में है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सीधी सीधी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करती है। अनूप धीर, तो फिर तो मतलब मरीजों को आप भेज दीजिए इनके पास। देखिए, ऐसा है, ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट है कि होम्योपैथिक मोस्ट ऑफ द केसेस में टोटली इनइफेक्टिव होती है। ये पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हाँ, और किसी भी इम्यूनिटी हम सबसे बेहतर बढ़ा। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई रातों रात इम्यूनिटी कोई दवाई देने से नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए आपको रेगुलर लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी एक्सरसाइज, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह के एक्सरसाइज करें आप नॉर्मल तरीके से, सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें। तो ये जब पुराने जो असूल हैं लाइफ के, अगर इन पे अमल किया जाए तो इम्यूनिटी आपकी हमेशा बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथ में ही इसका इसके बारे में तो यही कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी दवाई देंगे। 72 घंटे में 99% लोगों के जो वायरस रिपोर्ट है वो निगेटिव आ सकती है होम्योपैथिक दवाई। अभी तक कोई ऐसा केस है आपके पास? देखिए, केस नहीं है, मैं पिछले 20 सालों में वायरस के केस ट्रीट कर रहा हूँ, 1 लाख लोगों से ज़्यादा देख चुका हूँ। सभी तरह के वायरस, कंजेशन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। इस बीमारी से निपटने का एक ही तरीका है कि ट्रांसमिशन चेन जो है वो रोकी जाए। अगर आप अपने हाथ को 15-20 बार धोएं, कहीं टच करने के बाद धोएं, और हाथ को कभी भी चेहरे के ऊपर ना लगाएं धोने के बिना। चेहरे पे अगर आप अपने लिप्स पे लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं या आंखों पे लगाते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन से ये वायरस जो है आपकी शरीर में एंटर कर सकता है। तो ट्रांसमिशन चेन को रोकना ही इस बीमारी का इफेक्टिव तरीका है इसको रोकने का। लेकिन होम्योपैथ में कह रहे हैं कि हम तो बीमारी को ही ठीक कर देंगे। अगर कर दें तो बहुत बढ़िया बात है, पर आज तक ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस आई नहीं। मैं साइंटिफिक एविडेंस ही दूंगा, विदाउट साइंटिफिक मैं कोई बात ही नहीं करता। कोरोना कहाँ आया? आपका सांप से आया या चमगादड़ से आया? वायरस ने कैसे किया? यहाँ क्या है हमारे इस पे, वो सारी हम प्रूव करके दिखाएंगे और आपको सिम्टोमेटिकली विदिन 3 आवर्स रिजल्ट देखिए आप। ओके, तो क्या यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी अगर बात हो रही है कि इम्यूनिटी के द्वारा इसको या तो कंट्रोल कर सकते हैं आप, बाकी तो बचाव की है, क्या है वो यूनानी में? ऐसा है, यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों जो है हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है, यानी फुल बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। कोरोना जो वायरस है, वायरस यूनानी में एज ए बीमारी अभी तक नहीं है, क्योंकि ये एंशिएंट ट्रीटमेंट है। लेकिन हर तरह के मरीज यूनानी में ट्रीट होते आए हैं और हो रहे हैं। इवन स्वाइन फ्लू, कोरोना का कोई है? कोरोना के लिए जो जड़ी बूटियां हैं, सबसे अच्छा ये है कि एक तो इम्यूनिटी, वो तो सबने कह ही दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती, किसी को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हम इसको 100% ट्रीट कर देंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरी 3 साल की 2 छोटी बच्चियाँ हैं, उनको अक्सर इन्फेक्शन की वजह से बुखार और ज़ुकाम इस तरह की समस्या रहती है। तो मैं बीइंग अ मदर, जब से कोरोना वायरस का मैंने सुना है, तो मुझे ये सवाल उठता है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि मेरे इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है क्या? उनका जो बच्चे को लेकर के चिंता है कि 3 साल का बच्चा है, बार बार उसको सर्दी खांसी जुकाम होती है, अब कोरोना का डर ज़्यादा लगा रहता है। देखिए, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, आप इन्फेक्शन की चेन को रोकना ज़रूरी है इसके लिए। और यहाँ पे बेहतर होगा हम साइंटिफिक बात ही करें, क्वेकरी को बढ़ावा ना दें और लोगों को फॉल्स एश्योरेंसेस ना दें जी। क्योंकि कारण ऐसा है कि अगर आप हाथ नहीं धोते हैं, कहीं किसी पेशेंट से कांटेक्ट में आते हैं, अब एक ये मिथ है कि सबको लगाना चाहिए ये मास्क। ऐसा WHO गाइडलाइंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको खांसी जुकाम है तब आप मास्क लगाइए। अगर आप किसी कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं, उसके पास हैं, तब आप मास्क का इस्तेमाल करें। तो इन 2 कंडीशंस में मास्क का आपको फ़ायदा होगा, और मास्क लगाने का और उतारने का और उसको डिस्पोज करने के भी प्रॉपर तरीके WHO के, जो WHO की वेबसाइट पे मिल सकते हैं। तो मास्क लगाने से बंद हो जाएगा कोरोना, ऐसा नहीं है। हाथ धोना और हैंड सैनिटेशन रखना और हाथ को चेहरे पे नहीं लगाना, ये ही बेस्ट प्रिकॉशन है इसको रखने के लिए। अगर हो जाता है तो उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट कराएं। गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ब्लड टेस्ट होगा
और उसके बाद आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो क्या लक्षण हैं जो जिससे पता चले कि किसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, कोरोना वायरस जब आपको फ्लू होता है, इट्स ए काइंड ऑफ फ्लू, तो बुखार होगा, छाती में क्या कहते हैं बलगम होगी, चेस्ट में पेन हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकती है, छींकें आएंगी, छींकें इतनी नहीं आती, डायरिया भी हो सकता है, और इसमें आपको जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकती है, बॉडी एक हो सकती है, और बुखार हो सकता है, और डायरिया भी हो सकता है। ये सभी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना वायरस या किसी भी फ्लू के हो सकते हैं। अब फ्लू नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल फ्लू भी कोरोना वायरस से होता है, डिफरेंट टाइप का। ये न्यू कोरोना वायरस है। अगर नॉर्मल फ्लू है आपको, या कोरोना वायरस न्यू का जिसको कोविड-19 कहते हैं जी, ऐसा फ्लू है तो इसके लिए आप चेकअप करा सकते हैं। सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही इसका पता लगेगा। अगर ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को क्वारंटीन में रखा जाता है, और पेशेंट के सभी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जाती है। कोरोना भी एक तरह की सर्दी खांसी है जी। तो आयुर्वेद में बहुत सारी बातें आ रही है, गोमूत्र से इलाज हो जाएगा, गोबर से, लहसुन से, गिलोय से, क्या ये सब काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम कोरोना के पीछे थोड़ा चलते हैं जी। तो कोरोना का स्टार्ट जो हुआ है, ये पहला हांगकांग से लीनो पून एक कोई साइंटिस्ट थे, तो पहला बार वो कोरोना को डिटेक्टेड किए थे कि वो भी पूरा 100% नहीं, उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि ये वायरस जो है मनुष्य में एक जानवर से आया है। ठीक है, लेकिन अब आ गया है तो लड़े कैसे, ये सवाल है। कोरोना का कोई अगर कह दे कि अभी इलाज संपूर्ण है, या एलोपैथ में हो, या होम्योपैथ में हो, या यूनानी में हो, तो ये हमारे समझ से बाहर वाली बात है। अच्छा चलिए, मैं पूछता हूँ लोगों से, बड़ा लोग जो है इसको लेकर के ये करते हैं, क्या आप जान रहे हैं कोरोना के बारे में? कोरोना के बारे में यही जान रहे हैं, अभी तो फैल रही है, लोगों ने मेरे को लग रहा है पैनिक ज़्यादा कर दिया है। अगर नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो रहा है तो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, मगर ऐसा कहा भी जा रहा है कि कोरोना वायरस अगर हो भी जाता है तो 8 दिन अगर एडमिट रहे पेशेंट तो वो ठीक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी सर, मैं समझता हूँ कि कोरोना का सबसे पहले तो जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। कैसे? जब 2 महीने से पड़ोस में चल रहा है वायरल, तो हमारे यहाँ पर जो चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट से, जो इतनी मोटी सैलरियाँ लेते हैं, वो क्यों नहीं एक्टिव थे पहले? ये आपने बड़ा सवाल है जी। मैं आता हूँ आपके पास, क्या ये मुमकिन था कि 100% हम ब्लॉक कर देते? देखिए, वायरस आने से पहले एक्टिव होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें करीब 3 हफ्ते का गैप होता है आपको वायरस एक्सपोज होने से और बुखार आने से। हवाई अड्डे पे या किसी भी पोर्ट पे सिर्फ थर्मल चेकिंग हो सकती है, थर्मल स्कैनिंग, कि आपको बुखार है कि नहीं है। अगर बुखार है तो डेफिनेटली आपकी जांच हो सकती है, पर अगर आप विंडो पीरियड में हैं जो कि 2 से 3 सप्ताह का है, तो किसी भी तरीके से आपकी जांच नहीं हो सकती 100% की। तो ये देखिए, डॉक्टर साहब ने इसका फैसला कर दिया कि ये संभव नहीं है कि हर किसी को जांच लें, क्योंकि जब तक आप उसमें लक्षण आएंगे तब उसमें 2-3 हफ्ते का समय लग जाता है। तो आप क्यों लगा के घूम रहे मास्क 2 वजह से लगा रखा है, एक तो दूसरा थोड़ा प्रदूषण, और दूसरा ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए। तो क्या कोरोना का डर लग रहा है? डर नहीं है, ये अवेयरनेस है, तो उसको जितना प्रिवेंट कर सकें वो बेटर है। सर, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। आप इधर आइए, डॉक्टर साहब सुनेंगे तब तो। आप लोग थोड़ा यहाँ आ जाइए। यस, ओके। सर, मेरी उम्र 28 वर्ष की है और मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुँह का कैंसर हो गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ अलग से कुछ प्रयास कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब जी, मैं बताता हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं इस वक्त कैंसर की? सर, पूरी हो गई है, मैं फॉलोअप पे हूँ सर, मैं अभी यहाँ फॉलोअप के लिए आया हूँ। देखिए, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी टेम्परेरली लो हो जाती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अब इसके बाद आप नॉर्मल लोगों की तरह के प्रिकॉशंस जो बतलाई हैं कि हाँ सैनिटरी मेजर्स लें और ट्रांसमिशन चेन को रोकने का, यही किया जा सकता है आपके केस में। जी, होम्योपैथ क्या कहता है? होम्योपैथिक कहता है कि इसमें मेडिसिन है जो प्रिवेंटिव के लिए। 2 कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ। एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम 200, इसी के साथ यूपेटोरियम 200 और चाइना 200 जी। चाइना आपकी बॉडी, चाइना से ही बीमारी आ रही है तो चीन से? चाइना एक ताकत देती है शरीर को। ये तीनों दवाई एक साथ मिलाइएगा, सुबह दोपहर शाम,
तो खाते रहेंगे, 7 दिन खाएंगे तो आपको नहीं के बराबर संभावना होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन है बेलाडोना 1M और रस्टोक्स 1M। बेलाडोना थ्रोट के लिए है, रस्टोक्स इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव करने के लिए, सर्दी खांसी जुकाम से बचाने के लिए। पर्टिकुलर आपने 1 महीना निकाल लिया तो उसके बाद बहुत तो मतलब ये दवाइयाँ जो आप बता रहे हैं अगर लें तो कोरोना का से कुछ नहीं होगा। 99% आपको कोरोना नहीं होगा। ये दवाई अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से आप ले। डॉक्टर धीर तो क्यों नहीं आजमाया जाए? देखिए 99% को तो वैसे भी कोरोना नहीं होना है, सिर्फ 1% को होना है पॉपुलेशन को। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जिसको हो गया है उसमें 99% बच जाएंगे। अब देखिए इसके में तो क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी तक कोरोना की कई एंटीवायरल दवाइयाँ ट्रायल हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, और वैक्सीन बनाने की भी कोशिश जारी है जिसमें काफ़ी समय लगेगा अभी। तो वैक्सीन बनाने में कम से कम 6 महीने और लग सकते हैं, और जो ड्रग्स के ट्रायल हैं उसके बारे में भी अभी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आई। जब तक एविडेंस नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना बेमानी होगा। इसका जितना भी प्रिस्क्रिप्शन आया है 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाके इस वायरस की गति रुक जाती है, और वैसे भी इसका जो लाइसिस रेट है वो 1% से 3% है। 100 आदमियों को होगा तो उसमें से 1 आदमी मर पाएगा। ये भय का जो वातावरण बनाया जा रहा है 3% अभी तक है। हाँ, ये जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है ये दवाइयों की बिक्री के हिसाब से है। आज तक वायरस की 18-20 स्ट्रेन खोजी गई हैं। हर स्ट्रेन पे काम करने के बाद 6 महीने से साल भर लग जाता है दवा आने में। भारत के एटमॉस्फेयर में जो इम्यूनिटी पावर है, और हम अगर इसे कल्चर से जोड़ के चलें तो भारतीय लोग पहले से हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे अपनी गुरु को या माता को। लेट के छूना कहीं किसी को नेसेसरी नहीं था। और जैसे आ रहा था गाय का गोबर, गाय के दूध में एक बीमारी होती है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसका इतना तगड़ा इन्फेक्शन होता है कि अगर तंबाकू में ज़्यादा होती है, टमाटर में होती है। ये उस बीड़ी को या सिगरेट को अगर तंबाकू के खेत में पी दिया जाए तो पूरा खेत TMV से इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्या TMV की बात क्या है? TMV के खेत में टोबैको मोज़ेक वायरस को रोकने के लिए जब किसानों से बुवाई कराते हैं उसकी, तो गाय के कच्चे दूध से हाथ धुलवा के उस खेत में धसाया जाता है लोगों को। तो गाय के दूध में ये ताकत है? गाय का कच्चा दूध TMV की प्रोसेस को माइल्ड कर देता है, रोक देता है उसे। तो गाय के दूध गोबर से इलाज हो जाएगा? दूध गोबर मैं नहीं जानती, लेकिन देखिए ये आपस में लड़ते रहेंगे। ये भारत में कोई भी बीमारी क्यों आसानी से नहीं बढ़ती है। हमारे यहाँ एक मिनट मैडम, यूनानी पद्धति को भी मानते हैं हम, होम्योपैथ को भी मानते हैं, एलोपैथ को भी मानते हैं, आयुर्वेद को भी। हमारा पेशेंट जब बीमार होता है तो पूरे आयुष पे चला जाता है, जिससे फायदा होगा उसे प्रणाम कर देगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में हमारा कल्चर जो है बहुत पहले हमेशा सिर्फ यूनानी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता था। एलोपैथी के पास इसका कोई इलाज अभी नहीं है। इसकी मेडिसिन आ जाएगी तब भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ रिसर्च है। तो क्या, तो ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि गाय के दूध में, वो देसी गाय के दूध में वो ताकत है, गोबर में वो ताकत है कि इस वायरस को रोक सकता है। आप देखिए गोबर के बारे में तो नहीं कह सकते। जहाँ तक मेरी जानकारी है गाय के दूध में हम ये मान सकते हैं। और रही बात कि गाय के दूध से फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब भाई अब तो बात अभी तक होम्योपैथ से आपका झगड़ा चल रहा था, अब गाय गोबर से भी झगड़ा है, दूध से भी। देखिए ना गोबर से कुछ होगा, ना गोमूत्र से कुछ होगा, ना दूध पीने से होगा। एक बार कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गई, यू हैव टू बी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्वारंटीन करना जरूरी है। और रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेशन की। यही 2 चीज़ें हैं जो जान को बचा सकती हैं। तो वो नहीं, इसके लिए क्या वो गोमूत्र में और गाय के दूध में ऐसा कुछ है क्या? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है अभी तक। आप कह रहे हैं कि हो सकता है फायदा? बिल्कुल, प्रिवेंशन जो है इट इज़ बेटर देन क्योर, ये यू नो इट। लेकिन ये बताइए, आपने हमें बुलाया, हम एक्सपर्ट हैं, आप इस पे दूध और गोबर पे रिसर्च करने के लिए बुलाए या एक्सपर्ट के लिए बुलाया? नहीं, तो यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं ना। सवाल उठाया मैं। दवाइयाँ तो आप दवाइयाँ बता दीजिए, जो दवाइयाँ हैं, जो इलाज हैं, उसे आप सुनोगे भी नहीं और अपना कुछ बताओ। लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ फैल रही है, मैं दूर करना चाहता हूँ कि सही है कि गलत। मैं बताने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तुलसी जो है उसमें बेस्ट मेडिसिन है, वो बेस्ट प्लांट है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके एक्सट्रैक्ट 5 किस्म की तुलसी होती है, उसके एक्सट्रैक्ट बाजार में अवेलेबल हैं, केमिस्ट पे भी हैं, आयुर्वेद यूनानी। तुलसी का रस, तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, वो ड्रॉप्स की शक्ल में आता है। अर्क जिसको कहते हैं,
अर्क भी नहीं है, वो बिल्कुल उसका एक्सट्रैक्ट है। वो सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेने सुबह दोपहर शाम, आपको जुकाम नहीं होगा। आई कैन चाहे कोरोना का भी हो, चाहे कोरोना का भी हो। ये तो आप लोग तुलसी गिलोय पर काम क्यों नहीं करते, मेडिकल साइंस क्यों नहीं ये करते? ऐसा है, ये वायरस तो अभी आया, इस पे काम करने में कई साल लगेंगे लोगों को। अभी तो इसकी कोई दवाई, आयुर्वेद को पीछे क्यों छोड़ दिया है मेडिकल साइंस में? ये तो आयुर्वेदिक का काम है, ड्रग ट्रायल्स करना अपने, हम थोड़ा करेंगे। गिलोय जो है वो एंटीवायरल है, उस पर रिसर्च हुई है। इसके अलावा बनफशा एक जड़ी बूटी होती है, गुले बनफशा, और हमारे यहाँ आपने देखा होगा बचपन में कि जो शांता पिया जाता था, अगर हम वो पीना शुरू कर दिया, उसको इनहेलेशन वेन जो है, अगर आपको वायरस कोई भी चला गया अंदर, तो उसका जो एनवायरनमेंट है उसको आप एम्पावर करें ना, उससे फाइट करने के लिए। वायरस जो है पहले नाक में जाता है, आँख से जाता है, मुंह से जाता है, यही 3 सोर्स है ना। तो अगर हम इन्फेक्टेड हो भी रहे हैं, अव्वल तो ये इतना फैला नहीं है, अगर हम इन्फेक्टेड होने जा रहे हैं, हमें लग रहा है, तो हम इन तीनों को एम्पावर भी कर सकते हैं। अगर आप WHO की वेबसाइट पे जाएं तो करीब 17-18 उन्होंने मिथ्स लिखी हैं, जो हाँ जो मिथ्स हैं। अब ये उन मिथ्स में ये भी ऐड हो सकता है कि तेल लगाएं नाक में या कुछ लगाएं, ये सभी मिथ्स हैं। इन पे बिल्कुल भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, उसको हम पैडल नहीं कर सकते, लोगों को बतला नहीं सकते इलाज की तरह। ये गलतफहमी पैदा करता है और कई जानों का नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहिबा जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तेल वेल के चक्कर में मत पड़िए। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड मेडिसिन है और ये 100% फ़ायदा करती है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये कोरोना पे काम करेंगे। मेरा मतलब ये कोरोना वायरस है हमेशा से, लेकिन अब ये नया कोरोना है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेगा। और नॉर्मली भी आप ये देखें, यहाँ पर इतना इतनी बहस के बाद अगर मान लीजिए आपके किसी जानकार को, मैं नहीं कहूँगा कि आपको हो या किसी को होगा, तो आप किन डॉक्टर के पास जाएंगे इतने में से? देखिए, प्रिवेंटिव का निकल के आया, यहाँ 4 पद्धतियाँ कह रही हैं कि हाथ मत मिलाओ, भारतीय संस्कृति पे और सभ्यता के अनुसार चले जाओ, प्रिवेंशन लो। छोटी चेचक, बड़ी चेचक, TMV, ये वायरस जनित बीमारियां हैं जो यहाँ ठीक हो चुकी हैं। व्यक्ति के शरीर में एक प्रतिरोधन क्षमता के साथ साथ अगर वो बीमार होने के बाद खाना बराबर खा रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी की प्रॉपरली चल रही हैं, वो रेस्ट फॉर्म में जा रहा है, तो किसी भी वायरस को और किसी भी बैक्टीरिया को नेचुरल प्रोसेस में फ्रीज करने की क्षमता ईश्वर ने दी है। ये जो डर का माहौल बनाया गया है, अगर किसी को बीमारी लग भी रही है, 3 पेशेंट केरल से अभी ठीक होके गए हैं ना घर, क्यों गए हैं? बॉडी में फ्रीज करने की ऑटोमेटिक क्षमता, बॉडी को रेस्ट दें, 100 से 96 ठीक होके जा रहे हैं। बॉडी को रेस्ट दें, बराबर प्रॉपरली खाना दें उसे, और एंटीवायरल चीजें जो हैं वो चारों ही पद्धति को एक टाइम में शुरू कर दें। सभी आगे देखिए, ऐसा भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है। अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करें, भीड़ भाड़ से बचें। इस बार जो होली का है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कैंसिल कर दिया अपना होली का फंक्शन, होली को कम से कम मनाएं, क्योंकि होली में बहुत चांस रहता है आप लोगों से हाथ मिलाते हैं या रंग मलते हैं, बॉडी कांटेक्ट का चांस रहता है, इससे वायरस की ट्रांसमिशन होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। सो ये कम से कम ये महीना, मार्च का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जब गर्मी शुरू हो जाती है तो वायरसेस ये अक्सर बहुत माइल्ड पड़ जाते हैं। तो ये जो होली का है सीज़न, इसमें इसके वायरस के प्रोपेगेट होने के चांसेस अधिक हैं अगर ट्रेडिशनल तरीके से होली मनाई जाए। आपने देखा होगा कई संस्थानों ने होली के जो फंक्शन है वो कैंसिल कर दिए। अब योगी आदित्यनाथ ने भी कैंसिल कर दिया है और उनके कई मंत्रियों ने कर दिया है, और प्रधानमंत्री की बात आपने की ही। जो कुल मिलाकर बात निकल कर आ रही है यहाँ पर, वो एक बात पर सभी सहमत है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। उसके जो सामान्य तरीके हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना आप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, इन सब के जरिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखिए, वो आपको कोरोना से बचने में मदद करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी ये है कि आप एक दूसरे से दूर रहिए, दूरी बनाकर रहिए हर तरीके से। भारतीय पद्धति को अपनाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाना छोड़िए, नमस्कार पर आ जाइए और 3 फीट की दूरी बरकरार रखिए सभी एक दूसरे से। शायद वो सबसे बड़ा बचाव है और होली से इस बार परहेज ही बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना से आप सभी बचे रहे, इसकी शुभकामनाएं। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।